my name is Ratika Gupta and guys topic for today is section 13 clause 2. Guys आपको पता है कि section 13 clause 1 which deals with fault grounds of divorce वो हमने already सारे complete कर लिए. There were 8 fault grounds. Each and every fault ground has been covered by me in greater detail along with theories of divorce. So guys if you have not watched my previous videos yet please go and watch those videos also. आज की वीडियो भी फॉल्ट ग्राउंड्स पे ही बेस्ड है, लेकिन गाइज आज के फॉल्ट ग्राउंड्स आर दोज फॉल्ट ग्राउंड्स विच आर अवेलेबल ओनली फॉर अ वाइफ. इट मीन्स जो पहले हमने 8 फॉल्ट ग्राउंड्स को डिस्कस किया उसमें क्या था कि ईदर हस्बैंड और वाइफ ईदर ऑफ देम एज द केस में बी दे मे गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ टू फाइल अ पिटिशन ऑन दोज ग्राउंड्स. अगर वो उन ग्राउंड्स के एसेंशियल्स को पूरे कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्री, क्रूअलिटी, डिजर्शन एंड मेनी मोर ग्राउंड्स, अगर वो पूरे कर देते तो वहाँ पे डिक्री ऑफ द कोर्ट विल बी पास्ड इन फेवर ऑफ द पिटिशनर. लेकिन गाइज यहाँ पे क्या होगा, ये जो हम 4 फॉल्ट ग्राउंड्स लेके आए हैं सेक्शन 13 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे फॉल्ट ग्राउंड्स एक्सक्लूसिवली एक वाइफ को मिलते हैं. इट मीन्स अगर वाइफ इन ग्राउंड्स को प्रूव कर देती है, एफर्मेटिवली कोर्ट को सेटिस्फाई कर देती है, तो 100% जो कोर्ट की डिक्री आएगी वो वाइफ की फेवर में ही आएगी. एज द केस में भी वाली यहाँ पे सिचुएशन नहीं है, ईदर हस्बैंड और वाइफ की नहीं सिचुएशन. सो दीज आर exclusive grounds available to a wife for dissolution of her marriage on these grounds by a decree of the court, provided अगर वो कोर्ट में इनको affirmatively satisfy कोर्ट को कर देती है. So guys if you are here in this video and you have not subscribed my channel yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys let's get started with fault grounds available exclusively to a wife under the Hindu Marriage Act 1955. यानी कि सेक्शन 13 क्लॉज 2 को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला गाइस फॉल्ट ग्राउंड अवेलेबल टू अ वाइफ इज प्री एक्ट पॉलीगेमस मैरिज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ईजी बहुत है. प्री एक्ट पॉलीगेमस मैरिज का मतलब होता है, सबसे पहले प्री एक्ट का मतलब क्या है कि प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. आई होप अभी तक हम सेक्शन 13 पे आ चुके हैं तो आपको पता होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट कब कमेंस हुआ था. राइट फ्रॉम माई लेक्चर 1 मैं आपको बताती आ रही हूँ कि 18 मई 1955 के दिन हिंदू मैरिज एक्ट केम इनटू फोर्स. इट मीन्स अगर यहाँ लिखा है प्री एक्ट का मतलब क्या है कि प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इट मीन्स प्रायर टू 18 मई 1955. अब आपको पता है कि उसमें क्या हुआ करती थी, पॉलीगेमस मैरिज हुआ करती थी. आई हैव टोल्ड यू कि मोनोगेमी हिंदू मैरिज एक्ट ने लाई है, यानी कि देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ मोनोगेमी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 क्लॉज 1. अगर आपको याद हो उसमें क्या है, मोनोगेमी आ चुकी है. लेकिन गाइज 18 मई 1955 के पहले क्या हुआ करता था कि ऑल हिंदूज वर फ्री टू मैरी एज मैनी नंबर ऑफ फीमेल्स एज दे वांटेड. पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री बाय कस्टम चलती आ रही थी, तो हमने डिस्कस किया है. तो यहाँ पे भी वही लिखा कि प्री एक्ट पॉलीगेमस मैरिज. इट मीन्स गाइज 18 मई 1955 से पहले प्रायर टू द कमेंसमेंट और कमिंग इनटू फोर्स ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसके पहले जितने भी पॉलीगेमस मैरिजेस हो चुके हैं, पॉलीगेमस का मतलब भी क्या होता है कि वन हस्बैंड हैविंग सेवरल वाइफ्स, तो इट इज़ अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज अवेलेबल टू अ वाइफ. अभी किस तरीके से इसको समझना, अब गाइस इसमें 2 चीज़ें लिखी हैं कि एक तो एक वाइफ इसको ग्राउंड बना सकती है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज एंड कैन गेट दिस मैट्रिमोनियल रिलीफ ऑफ डिवोर्स अगर वो ये प्रूव कर देती है कोर्ट में कि जब मेरी शादी हुई थी, यानी कि मेरी शादी होने से इनकी शादी हुई थी प्रायर टू द कमेंसमेंट. ये चीज़ याद रखना, हम अभी 18 मई 1955 से पहले चल रहे हैं कि वाइफ एंड हस्बैंड एंड वाइफ दे हैव गॉट मैरिड प्रायर टू 18 मई 1955. लेकिन वाइफ की शादी के बाद और हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले हस्बैंड ने अपनी वाइफ के होते हुए सेकेंड मैरिज को सोलमनाइज किया था. उस टाइम पे ये कोई ऑफेंस नहीं हुआ करता था. बाइगमी वॉज नो ऑफेंस, पॉलीगमी एंड पॉलीएंड्री वॉज रिकग्नाइज्ड बाय कस्टम्स, मैंने आपको बताया. सो दिस ग्राउंड इज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ मोनोगमी इन इंडिया. आई होप आप समझ लो इस चीज़ को. तो यहाँ पे क्या होता है कि वाइफ इस ग्राउंड को तब अवेल करती है जब वाइफ ये कोर्ट में प्रूव कर दे कि हिंदू मैरिज एक्ट आने से पहले और मेरी शादी होने से बाद में मेरे हस्बैंड ने मेरे होते हुए सेकेंड मैरिज को सोलमनाइज किया था. अब क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट आ चुका है 18 मई 1955 के बाद से, तो अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ मोनोगमी. इट मीन्स एक हस्बैंड की एक से ज़्यादा वाइफ नहीं हो सकती. तो वहाँ पे क्या होगा, वो इसको एक ग्राउंड बना सकती है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. सबसे पहली बात गाइस, पॉलीगमी का मतलब होगा एक से ज़्यादा वाइफ होगी. इट इज़ फॉर श्योर 2 होंगी या 2 से ज़्यादा होगी. 2 तो मिनिमम वाइफ होंगी, तभी उसको पॉलीगेमस मैरिज का नाम देंगे. तो दोनों में से कोई भी वाइफ आ सकती है, इसको ग्राउंड बना सकती है. इट इज़ अवेलेबल टू ईदर ऑफ देम. दोनों में से कोई भी वाइफ इसको ग्राउंड बना सकती है.
अब वो वाइफ कहेगी कि जब मेरी शादी हुई थी वो 18 मई 1955 से पहले हुई थी, लेकिन मेरी शादी होने के बाद में क्योंकि पॉलीगमी वाज रिकग्नाइज्ड बाय कस्टम, मेरे हस्बैंड ने मेरे होते हुए एक सेकंड मैरिज को सोलमनाइज किया। अब वो कोर्ट में आएगी और इस ग्राउंड को प्रूव करेगी कि मेरी भी शादी वैलिड थी, इसके बाद वाली सेकंड मैरिज वाज आल्सो वैलिड। जब दोनों मैरिजेस वैलिड होती है तो देन द हस्बैंड इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ बाइगमी। तो आज के टाइम पे क्योंकि मोनोगमी है तो वो हस्बैंड को कन्विक्ट करवाएगी फॉर एन ऑफेंस ऑफ बाइगमी और उसकी सेकंड मैरिज को नल एंड वॉइड क्या करवा देगी, करार करवा देगी। तो वहां पे क्या होगा, इट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द सेकंड मैरिज। या फिर क्या होगा गाइस, वाइफ ये प्रूव करेगी कोर्ट में एज द केस में भी जैसे भी होगा कि मेरी शादी तब हुई जब मेरे हस्बैंड की ऑलरेडी एक वाइफ थी। तो पीछे चले जाओ या आगे चले जाओ, मेरी शादी होने के बाद शादी हुई तो सेकेंड मैरिज को नल एंड वॉइड करवाओ, या फिर जब मेरी शादी हुई उसके पहले माई हस्बैंड वॉज ऑलरेडी मैरिड टू सम अदर पर्सन, तो वो पहले वाली वाइफ भी आ सकती है या बाद वाली वाइफ भी आ सकती है। एज द केस में भी दोनों में से कोई भी वाइफ इसको एक ग्राउंड बना सकती है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। लेकिन गाइस इसमें दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, दोनों शादियां क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। 18 मई 1955 के पहले होनी चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि उसी टाइम पे पॉलीगेमस मैरिजेस पॉसिबल थी, उसके बाद तो वैसे भी पॉसिबल नहीं थी। तो एक तो 18 मई 1955 से पहले शादियां हो जानी चाहिए। दूसरा, दोनों शादियां मस्ट बी वैलिड इनफ, तभी वो बाइगमी होगी। अगर दूसरी शादी वैलिड ही नहीं होगी या पहली शादी वैलिड नहीं थी दूसरी वैलिड थी, तो एक तरीके से वो एक ही मैरिज थी, वो बाइगमी नहीं थी, यानी कि पॉलीगेमस मैरिज वो नहीं थी। तीसरा गाइस, दोनों वाइफ्स का अलाइव होना जरूरी है। दोनों वाइफ्स, दो मतलब कम से कम होंगी पॉलीगेमस मैरिज में, तो बोथ द वाइफ्स मस्ट बी अलाइव एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। फॉर एग्जाम्पल 18 मई 1955 आया और उसके बाद वो 19 मई 1955 एक दिन बाद ही वाइफ जो है वो कोर्ट में चली जाती है, फर्स्ट वाइफ या सेकंड वाइफ एज द केस में भी, क्योंकि दोनों के पास ये राइट अवेलेबल है। वो कोर्ट में जाती है तो दूसरी वाइफ जिसके खिलाफ उसने केस फाइल किया है, शी मस्ट बी अलाइव एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। क्योंकि गाइज मैंने आपको बताया अपने प्रीवियस वीडियो में जब हमने फॉल्ट ग्राउंड्स को डिस्कस किया था, इसको प्रिजम्पशन ऑफ डेथ को, उसमें मैंने आपको बताया था कि डेथ पुट्स मैरिज असंडर, इट मीन्स डेथ डिसॉल्व्स अ मैरिज। अगर दूसरी वाइफ अवेलेबल ही नहीं होगी, शी माइट हैव डाइड, तो वहाँ पे तो कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा ही नहीं। बोथ ऑफ देम मस्ट बी अलाइव एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। जब आपने पिटिशन फाइल करी है कोर्ट में, शी मस्ट बी अलाइव। और किस किस ग्राउंड पे करना है वो भी मैंने आपको बताया कि आपकी जब शादी हुई उसके बाद आपके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज को सोलमनाइज किया, सेकंड वैलिड मैरिज को सोलमनाइज किया, तो उसके सेकंड मैरिज को नल एंड वॉइड किया जाए। या फिर मुझे डिवोर्स दिया जाए, तो मुझे डिवोर्स दिया जाए, बिकॉज हम डिवोर्स के ग्राउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐसे डिस्कस कर लेते कि वो इस ग्राउंड पे डिवोर्स लेगी कि इसकी सेकंड वाइफ है जो मेरी शादी होने के बाद में आई, तो मुझे डिवोर्स दे दिया जाए। या फिर जो सेकंड वाइफ आई वो ग्राउंड बना सकती है कि मेरी शादी होने से, मेरी शादी जब हुई उस टाइम पे माई हस्बैंड वॉज हैविंग अनदर वाइफ जो ऑलरेडी मैरिड थी मेरे हस्बैंड से, तो मुझे डिवोर्स दे दिया जाए बिकॉज ही इज ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ। तो ये एक ग्राउंड बनता है फॉर रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज। इसके एसेंशियल्स क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आई होप गाइस दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर टू यू। तो सिर्फ इतना ही पॉइंट है हमारे पास फॉर प्री एक्ट पॉलीगेमस मैरिज, मतलब एक्ट के आने से पहले ये पॉलीगेमस मैरिज थी। एंड ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑलवेज किस पे रहेगा, ऑनर्स ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, जो पार्टी सीकिंग रिलीफ, जो भी पार्टी डिवोर्स के रिलीफ को सीक करती है यानी कि पिटिशनर, उसी पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है इन ऑल द केसेस। इट मीन्स यहाँ पे वाइफ पे रहेगा। उसके बाद गाइस टॉकिंग अबाउट सेक्शन 13 क्लॉज 2 सब क्लॉज क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 2, इसमें क्या लिखा है, दिस इज रेप सॉडमी एंड बेस्टियलिटी। नाम से आपको समझ आता है कि आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, शादी के हो जाने के बाद माई हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ रेप, सॉडमी और बेस्टियलिटी, तो वहाँ पे शी कैन क्लेम अ मैट्रिमोनियल रिलीफ ऑफ डिवोर्स। एक वाइफ जिसकी शादी होने के बाद उसका हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ रेप, मतलब इसके सारे के सारे एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए। रेप के जो एसेंशियल्स हैं एज पर इंडियन पीनल कोड वो पूरे हो जाने चाहिए, रेप, सॉडमी और बेस्टियलिटी। वंस ऑल द एसेंशियल्स आर कंप्लीट एंड दिस पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ रेप, सॉडमी और बेस्टियलिटी एज द केस में भी ईदर ऑफ द थ्री, तो वहाँ पे वाइफ इन ग्राउंड्स पे भी क्या कर सकती है, डिवोर्स को ले सकती है। अगेन ऑनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द पिटिशनर, ऑन द पार्टी सीकिंग रिलीफ ऑफ डिवोर्स। उसके बाद गाइस बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेक्शन 13 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3, इसमें क्या लिखा है, दिस इज येट अनदर फॉल्ट ग्राउंड जिसके बेसिस पे वाइफ डिवोर्स क्लेम कर सकती है, विच इज नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन। अब गाइस ये देखो, नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, कोहैबिटेशन का मतलब होता है लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। कोहैबिटेशन वर्ड से आप बहुत फेमिलियर हो चुकी है, कंसोर्टियम एंड कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन इज लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन नॉन रिजम्पशन मतलब क्या हुआ कि अभी भी वी हैव नॉट रिज्यूम्ड टू लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। हुआ क्या, आपने एक सूट फाइल किया एज अ वाइफ
अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 या फिर अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी 1973, इनमें से किसी भी एक लॉ के अंदर आपने सूट फाइल किया और उसकी डिक्री आ जाती है या फिर ऑर्डर, एज द केस में भी सेक्शन 18 के अंदर हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट में आपको डिक्री मिलेगी, सीआरपीसी में ऑर्डर आएगा। अब एज द केस में भी जैसे भी होगा, आपको कोर्ट का एक डिक्री मिल चुकी है, कोर्ट का एक ऑर्डर मिल चुका है एज द केस में भी, जिसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि हस्बैंड के अगेंस्ट कोर्ट ने डिक्री पास कर दी या ऑर्डर पास कर दिया कि वाइफ को मेंटेनेंस दी जाएगी। उसके बाद भी आपकी कोहाबिटेशन रिज्यूम नहीं हुई है, तो सिंस देयर इज नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहाबिटेशन इवन आफ्टर अ ईयर और मोर, 1 साल हो चुका है कोर्ट के ऑर्डर को आए को, कोर्ट की डिक्री आए को 1 साल हो चुका है, उसके बाद भी आपका यहाँ पे ठीक है कोहाबिटेशन रिज्यूम नहीं हुआ। जैसे आप लगा लो जुडिशियल सेपरेशन में होता है कि जुडिशियल सेपरेशन में 1 साल का टाइम 1 साल का टाइम देता है कि आपको जुडिशियली सेपरेटेड रहना है, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी कि 1 साल हो चुका है और 1 साल के बाद भी कोहाबिटेशन रिज्यूम नहीं हुई है, तो इट हैज़ बिकम अ ग्राउंड फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज। ऑल्दो कोर्ट ने डिक्री वाइफ के फेवर में सुना दिया, हस्बैंड के अगेंस्ट दे दिए कि आपको आपकी वाइफ को मेंटेन करना है, पर उसके बाद भी वाइफ को मेंटेनेंस आ रही है, पर उसके बाद भी कोहाबिटेशन रिज्यूम नहीं हुई है, 1 साल हो चुका है या 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, मिनिमम 1 ईयर और मोर, तो वहाँ पे ये भी एक ग्राउंड बनता है फॉर वाइफ टू डिसॉल्व हर मैरिज। आई होप गाइस आपको ये समझ आ रहा है, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं जो वाइफ क्लेम करती है, वाइफ इन ग्राउंड्स को बनाती है टू डिसॉल्व मैरिज। उसके बाद मूविंग ऑन विद सेक्शन 16 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 which deals with repudiation of marriage. This is yet another very simple ground. Repudiation of marriage में क्या होता है कि आपने as the name itself indicates आपने मैरिज को repudiate कर दिया, कैंसिल कर दिया या रिवोक कर दिया। इसमें क्या होता है गाइस कि एक गर्ल, a minor girl who has been married before she attained the age of 15, 15 साल की उसकी उम्र हुई नहीं थी कि उसकी शादी हो गई, लेकिन एज जिस टाइम पे उसने 15 ईयर्स की एज को अटेन किया और 18 ईयर्स की एज को अटेन करने से पहले उसने अपनी मैरिज को रिप्यूडिएट कर दिया, वेदर हर मैरिज हैज़ बिन कॉन्सूमेटेड और नॉट, तो ये एक ग्राउंड बनता है। यानी कि 15 साल की उम्र से पहले जब एक गर्ल की शादी कर दी जाती है, शी वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो उसकी शादी की जा रही है, लेकिन उसने 15 साल की होने के बाद और 18 साल अटेन करने से पहले शी हैज़ रिप्यूडिएटेड, रिवोक्ड और कैंसल्ड और अवॉइडेड हर मैरिज। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो ये प्रूव कर देते कि आई एम नाउ 15, I have attained the age of 15 years, but I am below 18 years of age and my marriage was solemnized prior to my attaining the age of 15. अगर ये 2-3 चीज़ों को वो प्रूव कर देती है, तो यहाँ पे ये एक ग्राउंड बन जाएगा फॉर वाइफ और फॉर दैट गर्ल टू रिवोक हर मैरिज। वो उसको डिसॉल्व करवा सकते हैं बाय डिक्री ऑफ द कोर्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द मैरिज वॉज कॉन्सूमेटेड और नॉट। इन द नटशेल, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर सेक्शुअल इंटरकोर्स हैज टेकन प्लेस और नॉट, अगर वो इस चीज़ को प्रूव कर देती है कि आई हैव नाउ अटेन द एज ऑफ 15 बट आई वॉज मैरिड व्हेन आई वॉज अंडर 15, तो यहाँ पे दिस बिकम्स अ ग्राउंड वैलिड इनफ फॉर दैट गर्ल और फॉर दैट वाइफ टू डिसॉल्व हर मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ द कोर्ट। आई होप गाइस आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। बहुत सिंपल पॉइंट्स है, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक वाइफ को दिए जाते हैं अगेंस्ट हर हस्बैंड सो एज टू प्रोटेक्ट हर इंटरेस्ट्स। आपको समझ आ रहा है ये वाला पॉइंट, रेप, सॉडोमी, बेस्टियलिटी का पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट्स ठीक है। एंड मोर ओवर गाइस ये पॉलीगेमस मैरिज है, पहले पॉलीएंड्री मैरिजेस भी होती थी पर इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थी जितनी पॉलीगेमस मैरिजेस थी। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए। Still guys, if you have any doubt pertaining to it, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all your doubts and queries. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.